आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। जी हाँ, नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्सेशन है और कंपल्शन है। ये जो डिसऑर्डर है ये ना ही सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है बल्कि बिहेवियरल डिसऑर्डर भी है। क्योंकि एक तो आपको ऑब्सेशन है, आपको किसी भी थॉट को लेकर, किसी भी जो है ना वो चीज़ को लेकर आप ऑब्सेस्ड हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें मुस्तकिल तौर पर घूमे जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको कंपल्शन भी है कि आपने उठकर वहाँ पर वो एक्शन बार बार रिपीट भी करना है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है ना, वो ना ही सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है बल्कि बिहेवियरल डिसऑर्डर भी है। अब दोस्तों, बाकी के जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनकी तरह ओसीडी भी एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कि किसी को कम हो सकता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा, तो किसी को बहुत ज़्यादा। अक्सर हमें फिल्मों में ना ओसीडी की एक ऐसी फॉर्म दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है, फिर जिसमें सिर्फ लोगों को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सही से रखना या बार बार क्लीन करना या बार बार हाथ धोना, इस टाइप के बिहेवियर्स दिखाए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग ना ओसीडी में बिहेवियर नहीं करते बल्कि उनके दिमाग में जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। मुस्तकिल तौर पर वो रूमिनेट करते हैं उस एक थॉट को, उस एक मसले को जो उनके दिमाग में चल रहा है। तो ओसीडी मेंटल भी होता है कभी कभार, और कभी कभार वो मेंटल के साथ बिहेवियरल भी होता है। अब बात करेंगे ओसीडी के कॉजेज़ की कि इसकी वजूहात क्या हैं। ओसीडी के जो कॉजेज़ हैं उसमें जेनेटिक्स तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, अक्सर जीनियात इसके पीछे ज़िम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है ना, जो बिल्कुल इसके डीप डाउन जो इशू है जिसकी वजह से आप किसी भी रवैये को बार बार करते जा रहे हैं और आपको उस पर कंट्रोल नहीं है, या फिर आपको कुछ सोचें आ रही हैं और वो आपके दिमाग में घूमे जा रही हैं और आप उसे ना ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो उसकी डीप डाउन आपकी एनजाइटी होती है। आप अपनी एनजाइटी को प्रोसेस करने के लिए या उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप बार बार उन रवैयों को करते हैं जो कि आपके लिए करना सही नहीं है। तो ओसीडी में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है आपकी एनजाइटी का, और जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है वो अपनी एनजाइटी को प्रोसेस करने के लिए बार बार कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। अब अगर थोड़ा और गहराई में जाऊँ, थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाएं, तो एनजाइटी ज़िम्मेदार थोड़ी है। एनजाइटी कहाँ से आ रही है? एनजाइटी कहाँ से आ रही है? एनजाइटी आ रही है आपके ट्रॉमा से। जी हाँ, ओसीडी की बहुत डीप डाउन ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा आपकी बॉडी को मुस्तकिल तौर पर फाइट फ्लाइट मोड में रखता है। आप एंग्शियस रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं। अब जो एंजाइटी है उसे फिर ओसीडी या फिर डिफरेंट मेंटल इलनेसेस सरफेस पर आती हैं, सतह पर आती हैं, लेकिन डीप डाउन आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसने आपको वो एंजाइटी दी, और फिर उस एंजाइटी से डिफरेंट मेंटल इलनेसेस आ रही, क्योंकि आपसे वो एंजाइटी हैंडल नहीं होती, आपसे प्रोसेस नहीं होती, आपको पता ही नहीं है। तो ट्रॉमा पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्डहुड ट्रॉमा ही ज़्यादातर ओसीडी को जन्म देता है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आप में ओसीडी का जीन मौजूद है, जेनेटिक मौजूद है, और आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर स्ट्रेस है, जहाँ पर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं, जहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको ओसीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर स्टेबिलिटी है, जहाँ पर मामलात बेहतर है, नॉर्मल है, सिक्योरिटी है, वालिदैन समझते हैं, तो फिर आपका जो ओसीडी का जीन है ना, बहुत मुमकिन है कि वो कभी नहीं आए, सामने ना आए, इन्हेंस ना हो। तो माहौल पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ पैदा हुए और आपका बचपन कैसे गुजरा है। अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें ओसीडी है और हमें इसका इलाज करवाना है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जब तक हम ये नहीं जान लें, इस बात को डीकोड नहीं कर लें कि ये ओसीडी कहाँ से आ रहा है, तो आपके ओसीडी का इलाज होना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना जो सोर्स ऑफ ओसीडी है, जो ओरिजिन है, जहाँ से वो जन्म ले रहा है, उसे मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो मेरी वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है जो कि सब पर अप्लाई होती है, लेकिन हर इंसान का ओसीडी, हर इंसान का जो ऑब्सेशन है ना, उसके पीछे कहानी मुख्तलिफ होती है। तो जब आप थेरेपी में आते हैं या आप अपने ऊपर गौर करना शुरू करते हैं, आप माइंडफुल होते हैं और आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करते हैं कि आपको ओसीडी क्यों है, तो फिर वहाँ पर आप अपने ओसीडी को, अपनी जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी मदद से ना डीकोड कर पाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर में क्या मसाइल थे, क्या इश्यूज़ थे, और थेरेपी वहाँ पर काम आती है।
तो जनरल वीडियो अगर आपने देख ली और आप थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने लिए बेहतर ज़राए से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और अपनी फैमिली हिस्ट्री के ज़रिए मालूम करें कि आपको ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहाँ से और क्यों मिल रहा है। क्योंकि अक्सर लोग जब सिर्फ अपने मेंटल इलनेस का इलाज करने निकलते हैं या अपने आप को लेबल करते हैं या फिर उनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्हें जस्ट उस बीमारी से मुतालिक 1 2 3 4 स्टेप्स बता देते हैं, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता, उनका ओसीडी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो उसकी जड़ में, उसकी कोर में गए ही नहीं। वो ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो उन्हें ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वो आया है वो वहाँ जाते ही नहीं। तो आपने वहाँ जाना है, आपने महज अपनी बीमारी कि सिम्टम्स को, अलामात को देखते हुए इलाज नहीं करना, आपने बहुत डीप जाना है कि क्यों और कहाँ से आ रही है, तभी आप इसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। अब बात करेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट की, और इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये ट्रीटमेंट ही है। ओसीडी को हम ट्रीट करते हैं ईआरपी से, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ही एक शक्ल है, उसकी एक फॉर्म है। ईआरपी का मतलब होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। पहला स्टेप यहाँ पर एक्सपोजर का होता है। वो सारी थॉट्स, वो इंट्रूसिव थॉट्स या वो जगहें, इमेजेस, सोचें, ख्यालात, तसव्वुरात, लोग जो आपको खौफ में ले जाते हैं, जिनको फेस करने से आप डरते हैं। क्योंकि ओसीडी में यही होता है ना कि इंट्रूसिव थॉट आती है, वो थॉट ऐसी होती है जो आपके लिए तकलीफ़ का बास है, जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते। वो आपकी सेक्सुअलिटी से मुतालिक हो सकती है, वो रिलीजन से मुतालिक हो सकती है, वो आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने वालिदैन के बारे में क्या सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। तो वो जो थॉट है या वो जो सिनेरियोज़ हैं जिनसे आप घबराते हैं, आपने उनको फेस करना है। जी हाँ, आपने उन तमाम तर इंट्रूसिव थॉट्स को, उनसे भागना नहीं है। क्योंकि आप करते क्या हो, आपको जब इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं या आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं या इमेजेस आते हैं दिमाग में, तो आप उससे भागने के लिए ना कोई एक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट को ना रिलीजियस ओसीडी था। जब भी अजान होती तो वो घबरा जाते, बहुत ज़्यादा खौफ में चले जाते कि अगर वो मर गए तो उनको पता नहीं वो जहन्नुम में जाएंगे, उनके साथ क्या होगा। या फिर वो फ़ौरन से जाकर अपने कपड़े बदल देते कि शायद मेरे कपड़े गंदे हैं और अजान हो रही है तो मुझे गुनाह मिलेगा। या फिर जो भी मस्जिद के बाहर गरीब लोग बैठे होते थे तो वो जाकर ना उनको एनजाइटी में ना पैसे बांटना शुरू कर देते थे। तो जब भी रिलीजन से रिलेटेड वो कोई भी चीज़ सुनते, कुरान पाक की तिलावत सुनते या अजान सुनते या मस्जिद देखते या लोगों को देखते जो मस्जिद के बाहर बैठे हुए हैं, मौलवी हजरात को देखते, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगती और उन्हें लगता कि उन्हें गुनाह मिल रहा है और वो बर्बाद हो जाएंगे अगर उन्होंने वो सारे गुनाह जो है ना वो धोए नहीं अपने और सब कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने। वो जो मेरे क्लाइंट थे उन्हें ये ओसीडी अपने नार्सिसिस्टिक वालिदैन की वजह से मिला था। जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आपके ओसीडी के डीप डाउन आपको जाकर देखना पड़ता है कि ये आ कहाँ से रहा है। वो आए तो थे मेरे पास ओसीडी का इलाज करवाने, लेकिन जब बहुत बहुत डीप हम गए तो मालूम हुआ कि वालिदैन तो नार्सिसिस्टिक हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं। और ओसीडी एंजाइटी होना तो फिर जाहिर सी बात है, आपके वालिदैन नार्सिसिस्टिक हैं तो आपको तो एंजाइटी होगी। और ओसीडी याद रखिएगा, दोबारा से बताती चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्ट बार बार कर रहे हैं रिपीटेडली तो ही आपको ओसीडी है। कभी कभार रिपीटेडली थॉट्स का चलना, एक थॉट है चली जा रही है, चली जा रही है, रूमिनेट किए ही जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रही, वो भी ओसीडी है। उसे हम मेंटल ओसीडी कहते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है अपने थॉट से लड़ते लड़ते और आपको पता ही नहीं होता कि आपको ओसीडी है, क्योंकि बाहर से कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा उसका। तो अपने थॉट्स पर गौर कीजिए कि क्या आपके दिमाग में ज़्यादातर कुछ थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स आपको कंज्यूम रखती हैं, रूमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक किस्म का ओसीडी है। ईआरपी में ना एक्सपोजर के बाद आता है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि आपके अंदर जो एंजाइटी आई है अजान सुनकर कपड़े बदलने की, आपने जाकर वो एक्ट करना नहीं है ना, आपने वो रिस्पॉन्स देना नहीं है एंजाइटी को। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपने अपने रिस्पॉन्स बनाए हुए हैं कि या तो मैं कपड़े बदल लूँगा या मैं पैसे बांट लूँगा या मैं जो है ना वो, बहुत से आपके अपने कुछ रिस्पॉन्स होंगे आपके ओसीडी में। हर बंदे का ओसीडी अलग होता है। तो उस रिस्पॉन्स पर आपने एक्ट नहीं करना, आपने उसके साथ बैठना है, आपने उसे ऑब्जर्व करना है। या तो अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठिए या फिर खुद बैठिए,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये महज एंजाइटी है, ये मेरी थॉट्स हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर बैठूंगा, मैं इसे प्रोसेस करूंगा, तो मेरी एंजाइटी नॉर्मल हो जाएगी कुछ देर में। क्योंकि एंजाइटी आप अगर रिस्पॉन्स नहीं देते उसे, आप जाकर वो एक्ट नहीं करते हो आपके ओसीडी का, तो वो कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करना होता है, थोड़ा बैठना होता है और रिस्पॉन्स नहीं देना होता अपने ओसीडी थॉट्स की जानिब, ताकि जो चेन है, जो साइकिल है कि यहाँ आपको एंजाइटी हुई, यहाँ थॉट आए और यहाँ पर आपने एक्ट किया और आप उसके ज़रिए अपनी एंजाइटी को प्रोसेस कर रहे हो, तो इसको आपने रोकना है, साइकिल को तोड़ना है। इसको तोड़ने का नाम ही ओसीडी को हील करना है। दोस्तों, इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को जो हील करना है ना, ये पूरी जर्नी है और आप बहुत स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन आप तब तक अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आप अपने ओसीडी को डीकोड नहीं करेंगे। आप उसकी एक एक लेयर नहीं हटाएंगे कि कहाँ से आ रहा है, फसाद की जड़ क्या है। फसाद की जड़ जाने बगैर आप अपनी मेंटल इलनेसेस को बेहतर नहीं कर सकते, आप उन्हें हील नहीं कर सकते। इसके अलावा माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, माइंडफुल होना, क्योंकि इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं, इमेजेस आ रहे हैं, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको माइंडफुल होना चाहिए कि ये क्यों और कहाँ से आ रहा है और ये महज थॉट्स हैं और मुझे इस पर एक्ट नहीं करना। तो ERP आपकी मदद कर सकती है अपने OCD को ओवरकम करने में। जो भी आपकी थॉट्स हैं, आप चाहें तो उसके बारे में जर्नलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिंग करने से जो आपका हेड स्पेस है, जो आपका जहन है ना, वो खाली हो जाता है। तो जो भी आपकी थॉट्स हैं, जितनी भी आपको लगता है कि अजीब हैं, टैबू हैं, बकवास हैं, जो भी हैं, आपने बिना शेम और जजमेंट के उनको लिखना है। तो जब आप उन्हें फेस करेंगे, उनको लिखेंगे बार बार, तो नए जो न्यूरल पाथवेज हैं वो बनेंगे, यानी कि आपके दिमाग में जो आपकी थॉट्स हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के नए रास्ते बनेंगे। एक नए तरीके से दिमाग काम करना शुरू करेगा और उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, कि आपको बार बार ERP करनी है, आपको बार बार जो आपकी एंजाइटी है ना उसको प्रोसेस करना है, उसके साथ बैठकर जर्नलिंग करके, मेडिटेशन करके, थेरेपी में जाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं 10 बार इस वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ, सोर्स को मालूम करना कि आपकी मेंटल इलनेसेस आ कहाँ से रही हैं। उन्हें लेबल करना तो आसान है, ये बायपोलर है, ये है, ये वो है, लेकिन उसके डीप डाउन तो जाओ ना, क्योंकि जब तक आप डीप डाउन नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बायपोलर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और उसको कैसे आपने रिवर्स करना है, कैसे नए तरीके से अपने ब्रेन को आपने काम करना सिखाना है। सो इट्स अ प्रोसेस, ये पूरा एक जर्नी होता है, पूरा एक प्रोसेस है। उम्मीद करती हूँ कि मैं OCD को एक्सप्लेन कर पाई होंगी और आप गौर करेंगे कि क्या आपको मेंटल OCD है या साथ में आपका बिहेवियरल भी है। कमेंट में आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि बाकी लोग भी आपके साथ अपने आप को रिलेट कर सकें। इसके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी कीजिए, इस पर लिटरेचर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़िए, ताकि आप अपनी जो ज़िंदगी है ना उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें और हील होकर एक बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।